एजुकेशन सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो शिक्षा शास्त्र के दो मुख्य रूप से आप कह सकें कि ब्रांचेस हो जाते हैं। एक होता है पेडागोजी जी और दूसरा होता है लिबरल डिसिप्लिन। जी। अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसको लेके अवेयरनेस शायद कम है बच्चों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो उनको मिल जाता है, अगर प्रेफरेंस में तो एजुकेशन रखते हैं। थर्ड ईयर में आके बहुत सारे बच्चे उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब प्रवेश के लिए आते हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट में एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत कम बच्चे रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जिन विषयों को हम पहले से जानते होते हैं वो प्रेफरेंस में आगे रहते हैं जी ये सामान्य मानव प्रवृत्ति है। जिन विषयों को आप पहले से जानते हैं वो प्रेफरेंस में पहले रहते हैं। जिनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है उसमें पाते हैं कि लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या दूसरे विषय जिससे क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ज्योग्राफी, तो उन विषयों को विद्यार्थी प्रेफर ज्यादा करते हैं। वर्तमान शिक्षा में आप किन सुधारों को देखते हैं कि क्या सुधार होने चाहिए, इनकी आवश्यकता है? 2020 कहते हैं वह नीति यह प्रयास करता है कि जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है और जो शिक्षा की आवश्यकता है उसमें जो गैप है उस गैप को फुलफिल करें। प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, इन दोनों में आप किसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं? नहीं देखते उत्तरकाशी में एक बहुत ही बड़ी आपदा आई, बादल फट गया, बहुत सारे लोग मर गए होंगे, पता नहीं कितने। अब स्थापित हो सकता है प्रकृति को बचाने के लिए शिक्षा के जरिए। मानव और प्रकृति का जो संबंध है, इस संबंध की जो यात्रा है इसमें शिक्षा का अहम रोल है। अभी बेरोजगारी दर बहुत बढ़ती जा रही है और बच्चे क्या होता है कि बस किताबी कीड़ा बने रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और स्किल डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाते। इस समय में कौन सा स्किल अब डेवलप कर लेना चाहिए बच्चों को? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन तीनों स्तरों की प्रमुख समस्याएं क्या रही? प्राइमरी एजुकेशन की मुख्य समस्या जो है क्वालिटी है। कभी आपके मन में आया यूपीएससी करने या फिर आपने कभी ट्राई किया हो यूपीएससी के लिए? नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा, आप सभी का स्वागत है सहयोग संवाद में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक सिंह सर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे आज आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं? देखिए, जहाँ तक रही जर्नी की, तो मेरी एकेडमिक जर्नी बनारस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुई जी। यानी मैंने अपनी स्कूलिंग मिर्जापुर के अरौरा से किया जी। उसके बाद फिर मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन बीएड, एमएड, फिर पीएचडी, ये सारी हायर एजुकेशन की पढ़ाई मेरी बीएचयू से हुई। उसके बाद 2014 से लेकर 2022 तक मैं राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में था और 2022 से लेकर अब तक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज में। सर, आपका एमए जो है भूगोल से भी हुआ है, ज्योग्राफी से। तो आपने ज्योग्राफी का फिर क्यों नहीं आगे बढ़ाया, पीएचडी उसी से करके और फिर उसी पे प्रोफेसर? हाँ, तो ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट यूजी में था, मैं ज्योग्राफी ऑनर्स, देन मैंने पीजी किया। पीजी के बाद मुझे टीचर बनने का शौक था, टीचर बनने का मन था, तो मैं बीएड किया जी। और फिर बीएड करने के दौरान मुझे एजुकेशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया जी। तो फिर मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट छोड़ करके एजुकेशन सब्जेक्ट को मैंने प्रीफर किया और मैं वहां से फिर बीएचयू से मैंने एमएड किया और फिर मैंने पीएचडी इधर से किया। पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? नहीं, एजुकेशन में किया। अच्छा अच्छा। सर, अभी हम देखते हैं कि एजुकेशन जब सब्जेक्ट सुनते हैं तो बहुत सारे लोग के दिमाग में क्या आता है, एजुकेशन क्या, बस शिक्षा, या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, अगर आप बता पाए तो? हाँ, अगर देखिए एजुकेशन को लेकर के सामान्य रूप से, क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट कई जगहों पर नहीं है। हाँ। और स्कूल सब्जेक्ट है भी तो 11-12 में है। अपने यूपी बोर्ड में 11-12 में एजुकेशन सब्जेक्ट है और कई बोर्ड्स में एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बच्चों में सामान्य रूप से अवेयरनेस शिक्षा विषय को लेकर के नहीं है, शिक्षा शास्त्र को लेकर के नहीं है। तो शिक्षा शास्त्र के दो मुख्य रूप से आप कह सकें कि ब्रांचेस हो जाते हैं। एक होता है पेडागोजी जी और दूसरा होता है लिबरल डिसिप्लिन जी। तो जो पेडागोजी है वो है जिसमें हम ट्रेनिंग कोर्सेज, जिसमें आप कह सकते हैं बीएड, बीटीसी, जो पहले एलटी हुआ करता था, देन आप डीएलएड, देन बीएलएड, देन आप डिप्लोमा बहुत सारे और भी हैं, देन फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज, ये सारा कुछ टीचर एजुकेशन के कोर्सेज हैं। और दूसरा जो ब्रांच वो है एजुकेशन, जिसमें कि शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में उसके सिद्धांत और
किस तरह से विषय आगे बढ़ रहा है, विषय की रिसर्च की परंपरा क्या रही है, इन विषयों को वहां हम देखते हैं। जी। जैसे हम अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसको लेके अवेयरनेस शायद कम है बच्चों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो उनको मिल जाता है, अगर प्रेफरेंस में तो एजुकेशन रखते हैं, थर्ड ईयर में आके बहुत सारे बच्चे उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब प्रवेश के लिए आते हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट में एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत कम बच्चे रखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, आजकल जो दौर है वो है रोजगार का, व्यवसाय का जी। और एक दूसरा बात है कि जिन विषयों को हम पहले से जानते होते हैं वो प्रेफरेंस में आगे रहते हैं। जी। ये सामान्य मानव प्रवृत्ति है, जिन विषयों को आप पहले से जानते हैं वो प्रेफरेंस में पहले रहते हैं। तो शिक्षा एक विषय के रूप में स्कूल में बहुत कम जगह पर है, तो इस वजह से विद्यार्थी उसके बारे में अवगत नहीं है, इसलिए भी शिक्षा की जो प्राथमिकता है वो पीछे रह जाती है। और दूसरा है कि जिनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसमें पाते हैं कि लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या दूसरे विषय जिससे क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या ज्योग्राफी, तो उन विषयों को विद्यार्थी प्रेफर ज्यादा करते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों में प्रेफरेंस नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र विषय को लेकर के भी बहुत आशान्वित हैं, बहुत सारे लोग प्रेफर देते हैं। और जिनको टीचिंग लाइन में आगे जाना होता है वो विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में जानना चाहते हैं। जी। तो प्रेफरेंस सबकी अलग अलग है और बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र विषय को भी चुनना चाहते हैं। आप शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर हैं और वर्तमान शिक्षा में आप किन सुधारों को देखते हैं कि क्या सुधार होने चाहिए, इनकी आवश्यकता है? शिक्षा में देखिए, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें कि लगातार सुधार होते आ रहा है और आगे भी लगातार सुधार होते रहेगा, क्योंकि शिक्षा एक प्रक्रिया है विकास की। शिक्षा हमारे विकास की यात्रा है। उस यात्रा में जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती है, नए तकनीकी आते हैं, शिक्षा में सुधार होता है। तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि क्या सुधार की आवश्यकता है, तो बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है और बहुत सारे सुधार हो भी रहे हैं। जैसे हम देखें कि वर्तमान समय में एक प्रैग्मेटिक जमाना है, यानी जो उपयोगी है वही आगे बढ़ेगा, वही आगे रहेगा, जो उपयोगी नहीं है वो सस्टेन नहीं कर सकता है। तो हमारे शिक्षा व्यवस्था को भी उस प्रैग्मेटिक अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि जो आजकल कौशल आधारित शिक्षा, इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के बाद रोजगार की आवश्यकता है। और भले ही हम कहें कि शिक्षा हमको बहुत कुछ करती है, लेकिन रोजगार देना भी या रोजगार पाना या हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर पाए, इसके लिए भी शिक्षा से अपेक्षाएं हैं। तो आप कह सकते हो कि शिक्षा में इसकी बड़ी आवश्यकता है कि हम बच्चों को स्किल प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वह ग्राउंड से कनेक्टेड रहे, यानी जो सामाजिक ज्ञान है, जो परंपराओं के ज्ञान है, जो समाज में उपयोग की चीजें हैं, उससे शिक्षा व्यवस्था अगर कनेक्टेड रहेगा तो ज्यादा उपयोगी हो सकता है। और विद्यार्थी उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में भी और काम की दुनिया में भी बेहतर कर पाएंगे। जी। अभी हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है 2020 में, हमारे यूनिवर्सिटी में अभी जल्दी लागू हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज में। तो इसको आप कितना प्रभावी मानते हैं? देखिए, मैंने कहा पहले कि शिक्षा एक सतत यात्रा है जी। और शिक्षा में जो बदलाव की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाई जाती है जी। नीति क्या है? नीति एक लंबे समय तक के लिए हमारी तैयारी है जी। तो जो नई शिक्षा नीति जिसको कि हम NEP 2020 कहते हैं, वह नीति यह प्रयास करता है कि जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है और जो शिक्षा की आवश्यकता है उसमें जो गैप है उस गैप को फुलफिल करें। जैसे जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे कि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, तो आप देखें कि उस नई शिक्षा नीति में स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, इन सब पर ध्यान रखा गया है। और इसकी सार्थकता को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो पहले विषय की दीवारें थी कि साइंस और आर्ट का बाइफर्केशन, उन दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है नई शिक्षा नीति में जी। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी हम अनुभव आधारित सीखें, अनुभव आधारित सिखाएं, जिससे कि जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, पहले का जो ज्ञान है,
वह विद्यालयी या विश्वविद्यालयी ज्ञान के साथ तालमेल करता हुआ दिखे जी। और इसकी सफलता कितनी होगी यह हमारे इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा जी। यह कोई पॉलिसी अपने आप में सफल या असफल नहीं होती है। पॉलिसी के प्रोविजन किस तरह के हैं और उस पर हम कितने हम कार्यक्रम कर पाते हैं। तो अगर हम देखें हमारे विश्वविद्यालय ने एनईपी को लागू करने के लिए इस बार 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन के कोर्सेस उसको शुरुआत किया है और आपको ये दिख रहा है कि लागू अभी हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे एनईपी के प्रोविजन विश्वविद्यालय में लागू हुए हैं। जैसे आप देखें कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तो एक कंटिन्यूअस यात्रा है। एक बार ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार लागू हो गया हमको लंबी लड़ाई या लंबी दूरी तय करना है। तो एनईपी के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमको आगे भी बहुत सारे और तब्दीली करनी होगी। सर जैसे हम देखते हैं प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, इन दोनों में आप किसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं और इनके कुछ गुण और कुछ कमियां अगर आप बता पाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई प्रणाली जब रही होगी तो निश्चित रूप से वो उपयोगी रही हो तभी तो रही होगी जी बिल्कुल, है ना। अगर प्राचीन प्रणाली कभी रही तो प्रणाली इसीलिए बनी होगी कि उपयोगी रही होगी जी। कोई भी सिस्टम तभी बना होगा जो यूजफुल रहा होगा जी। और पुरानी प्रणाली को आज की प्रणाली से तुलना करना अपने आप में बेमानी है क्योंकि अभी का जमाना अलग है, अभी का जो ग्राउंड रियलिटी अलग है, अभी की सोसाइटी अलग है, अभी की टेक्नोलॉजी अलग है। तो उन दोनों की तुलना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप कहें कि कौन सी बातें पुरानी शिक्षा प्रणाली में या पहले की शिक्षा प्रणाली में बेहतर रही हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं। और आप देखें कि जितनी पॉलिसी के दस्तावेज बनते हैं इसमें इस बात का प्रयास होता है कि हमारे यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि बेहतर हैं, क्योंकि पॉलिसी में यह कतई प्रयास नहीं होता है कि सब कुछ बदल देना है, बल्कि बदलना उसी को है जो बदलने लायक है। जो बदलने लायक नहीं है उसको रखना है और क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो छूट गई है उसको फिर से शामिल करने के लायक है तो उसको शामिल भी करते हैं। अब आप जो बात कर रहे थे कि पुरानी प्रणाली में, तो अब देखें कि जो पुरानी प्रणाली है हमारे यहाँ, आप जानते हैं भारत एक पुरानी सभ्यता का देश है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रणालियां रही हैं। आप वैदिक प्रणाली देखते हैं, बौद्धिस्ट की प्रणाली देखते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी प्रणालियां आई। तो उन सबको मिलाकर हम सीखें अगर, तो हमको मूल्य की शिक्षा वहां से अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मूल्य जीवन का आधार है, समाज का आधार है। मूल्य के आधार पर ही हमारा समाज स्थिर है, समाज आगे बढ़ता है। तो मूल्य शिक्षा को हम वहां से ले सकते हैं। स्पिरिचुअल एजुकेशन को हम अपनी पुरानी पद्धतियों से ले सकते हैं। अनुभव आधारित शिक्षा को हम वहां से ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे गुरुकुल पद्धति हो या पुराने महाविश्वविद्यालय जो रहे, नालंदा तक्षशिला, वहां पर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव आधारित शिक्षा, इन सब पर जोर दिया जाता था। तो हम इन चीजों को वहां से ले सकते हैं और वहां से ले करके उसको आधुनिक कलेवर दे करके आधुनिक आवश्यकता के अनुसार उसको अपनी शिक्षा व्यवस्था में लागू कर सकते हैं। और एनईपी इस दिशा में काम कर रहा है। 2020 ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय में पहली बार लागू हुआ है, विश्वविद्यालय में इसके बहुत सारे प्रोविजन पहले भी लागू हो चुके हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरी चीजें भी। अब जो 4 वर्षीय स्नातक के कोर्स इस बार शुरू हो रहे हैं, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, और यह एक आप कह सकते हो कि क्वालिटी के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से काफी अच्छा पहल है। और इसमें आप जानते होंगे कि इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, अगर कोई विद्यार्थी 1 साल में निकलता है, 1 साल बाद अगर उसको किसी वजह से कोर्स छोड़ना पड़ता है तो फिर उसको 1 साल का सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगा। अगर वो 2 साल करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और वो 3 साल करता है तो वो उसको यूजी डिग्री मिलेगा, और अगर 4 साल करता है तो यूजी विथ ऑनर्स मिलेगा। और अगर 4 साल में वो रिसर्च का भी पोर्शन कंप्लीट करता है या ऑप्ट करता है तो उसको 4 ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा। एनईपी सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं है, बल्कि स्कूल एजुकेशन में आप देखें बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं। स्कूल एजुकेशन में आप देखें कि अब एंट्री बच्चों की 3 साल से शुरू हो रही है। बच्चे 3 साल से एडमिशन लेंगे
और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पोर्शन पहले जो आंगनवाड़ी देखता था, उसको फॉर्मल स्कूलिंग का पार्ट बना दिया गया है। क्योंकि ये देखा गया कि जो बच्चे 3 साल से 6 साल तक बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट और उनके माइंड का डेवलपमेंट में वो स्टेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उन बच्चों का हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी नर्चरिंग स्कूल के थ्रू हो, इस पर ध्यान रखा गया है। जी, नहीं देखते उत्तरकाशी में एक बहुत ही बड़ी आपदा आई, बादल फट गया, बहुत सारे लोग मर गए होंगे, पता नहीं कितने। अभी तक सरकार ने तो आंकड़ा 2-3 का देते हैं सरकार, पर मरते तो 200-300 लोग हैं। तो ये कैसे फिर से पुनर्स्थापित हो सकता है प्रकृति को बचाने के लिए शिक्षा के जरिए? देखिए जी, जो मानव और प्रकृति का जो संबंध है, इस संबंध की जो यात्रा है, इसमें शिक्षा का अहम रोल है। या आप कहें कि शिक्षा उस यात्रा को करती है। यानी जब हम अगर मानव को देखें, मानव का जब अपने आदिम अवस्था में था, तब उसके पास जो ज्ञान थे वो लिमिटेड थे जी। और उन ज्ञान को हम कुछ शैल चित्रों के माध्यम से दर्शाते हुए आगे बढ़े। और आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास ज्ञान भी बहुत सारा है। तो हम अब उस ज्ञान को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्पेशलाइज्ड कोर्स के माध्यम से अपने भावी पीढ़ी को देने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा भावी पीढ़ी की तैयारी मुख्य रूप से मानी जाती है। यानी जो अगली पीढ़ी आए, वो हमने जो सीखा है उसको हम सिखा पाए, जिससे वो अधिक एडवांस हो सके। आपने कहा कि प्रकृति के साथ तालमेल, तो प्रकृति के साथ तालमेल करने का जो प्रयास है शिक्षा में लगातार किया जा रहा है। आप देखें कि जब भारत में 2004 से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूल स्टेज में और हायर एजुकेशन में कंपलसरी हो गया है। यानी सभी विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में और स्कूल में एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी है। सांस्कृतिक शिक्षा जो होती थी, क्या आज भी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक शिक्षा? देखिए, मनुष्य एक सांस्कृतिक सामाजिक प्राणी है जी। तो शिक्षा का एक काम यह भी है कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जी, यानी संस्कृति का हस्तांतरण जी। कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया है। और सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण हम अपनी जिन चीजों के बारे में, जो संस्कृतियां हैं, उसको हस्तांतरित करें जी। तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। और आज के इस वैश्विक युग में, जहां पर विभिन्न तरह की संस्कृतियां एक दूसरे से मेलजोल करती हैं और कई बार इसमें कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी आ रही हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमको सांस्कृतिक समझ, अंतर सांस्कृतिक सहयोग और एक दूसरे की संस्कृति का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और शिक्षा इस मामले में एक बेहतर काम कर सकती है। हमारे करिकुलम में ध्यान रखें कि सिर्फ एक संस्कृति नहीं, बल्कि सभी संस्कृतियों का सम्मिलन हो। और हमारे क्लासरूम के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हम इंश्योर करें कि सिर्फ एक कल्चर को, या डोमिनेंट कल्चर हो सकता है, उस डोमिनेंट कल्चर को ना प्रमोट करें, बल्कि जो मार्जिनलाइज कल्चर है उन कल्चर को भी हम प्रमोट करें। क्योंकि हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जबकि सभी की संस्कृतियां शामिल हो, हम सभी की संस्कृतियों को जान सकें और दूसरे हमारी संस्कृतियों को जान सकें, और हम मिल करके कुछ कॉमन गोल पर पहुंच सकें, हम एक दूसरे से कन्विंस हो सकें, हम दूसरे को कन्विंस कर सकें, है ना? जैसे हम आज के युग में देखते हैं, अभी बेरोजगारी पर बहुत बढ़ती जा रही है और बच्चे क्या होता है कि बस किताबी कीड़ा बने रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और स्किल डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाते। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहिए, कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए आज के दौर को देखते हुए? क्योंकि अभी नौकरियां बहुत सारी कम हो रही हैं, सरकारी नौकरी के पीछे बहुत सारे बच्चे भागते हैं, पर वो कम हो रहा है। तो इस समय में कौन सा स्किल अब डेवलप कर लेना चाहिए बच्चों को पढ़ाई के दौरान? देखिए, जो कहा जाता है कि जो शिक्षा का काम है वो है ज्ञान प्रदान करना, साथ में कौशल प्रदान करना भी जी। और व्यवहार में परिमार्जन करना जी। तो बिना कौशल का अगर हमारा ज्ञान है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं हो सकता है। यानी काम की दुनिया में उस ज्ञान का उपयोग नहीं है। काम की दुनिया में काम करना है, तो काम करने के लिए कुशलता जरूरी है। तो आप बेसिक जो स्किल है, आपको जीवन के जो कौशल है, जीवन जीने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन जीना है,
कभी अगर हम अच्छे से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, यानी एक दूसरे से बैलेंस रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमारे कई बार सक्सेसफुल होने के बाद भी, नौकरी लगने के बाद भी वो एक व्यक्ति सफल व्यक्ति नहीं बन पाता है जी। इसके अलावा जो आज के पीढ़ी के कौशल हैं, जिसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल, जिसमें कि हम क्रिटिकल थिंकिंग, यानी चीजों को क्रिटिकली सोच पाना, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, मिल करके सोच पाना। आइसोलेशन में सब सोच लेते हैं, आइसोलेशन में सब लोग काम कर लेते हैं, लेकिन आइसोलेशन में काम करके आप थोड़े टाइम में सफल हो सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक आपको सफल तभी हो सकते हैं जब आप ग्रुप में कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके सीख सकते हैं। देन कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग, ये बहुत जरूरी है। देन आपको कम्युनिकेशन, यानी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा पाना, सही रूप में पहुंचा पाना। कई बार हम बोलना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है, तो सही कम्युनिकेशन भी आज की पीढ़ी के लिए जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे कि आप एज ए स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको सीवी कैसे बनाना चाहिए ये पता होना चाहिए, आपको इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना चाहिए, आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे करना चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड के हैं तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें काम कैसे होता है, यानी जो अगर आप किसी मशीन पर काम करने हैं तो मशीन कैसे काम करती है, मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यह पता होना चाहिए। अगर सिर्फ नॉलेज आप रखे हुए हैं तो रोजगार की दुनिया में, काम की दुनिया में उस नॉलेज का बहुत इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बल्कि आप काम कर सकते हैं तो आप काम के हैं, आपको काम में लिया भी जाएगा। और एक चीज और कि जो एक और स्किल जरूरी है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप खुद कहीं कुछ अपने रोजगार कर सकें, ऐसी आप में साहस भी हो और ऐसा आप सोचते हो। इसके लिए भी आपको, जो मैंने कहा 21st सेंचुरी स्किल्स, ये होने चाहिए। अगर आप में है तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। जैसे हम देखें कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन तीनों स्तरों की प्रमुख समस्याएं क्या रही? देखिए, अभी तो मैंने कहा कि समस्याएं बहुत सारी हैं शिक्षा की, और हर जगह में अलग अलग समस्याएं रही हैं। कोई यूनिफॉर्म समस्या हर जगह की एक नहीं है, लेकिन मुख्य रूप समस्याएं जो प्राइमरी एजुकेशन की है, यानी जो मास एजुकेशन की है, वो है क्वालिटी जी। प्राइमरी एजुकेशन की मुख्य समस्या जो है क्वालिटी है। एनरोलमेंट तो हमने इम्प्रूव कर लिया है, अभी हमारा एनरोलमेंट काफी ठीक ठाक हो गया है, लेकिन क्वालिटी अभी भी लैग कर रही है। कई सर्वे ऐसे बताते हैं कि जो कक्षा 3 के विद्यार्थी, 5 के विद्यार्थी हैं, वो कक्षा 3 के गणित को नहीं हल कर पा रहे हैं। तो क्वालिटी बिग कंसर्न है। इसके अलावा दूसरा कंसर्न है कि जो इंक्लूजन, यानी सभी लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं अभी भी। उसमें आप देखेंगे कि कुछ तबके के लोग, खासतौर से जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो अभी भी प्राथमिक शिक्षा से दूर हैं। अगर शामिल हैं तो सिर्फ नाम के लिए शामिल है, वास्तविक रूप से शामिल नहीं है। सर, अभी जैसे देख रहे हैं हम भाषा विवाद देख रहे हैं महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, तो यहाँ पे आप कैसे इसे देखते हैं किस रूप में, और यह शिक्षा में भी क्या बाधा बनता है भाषा? देखिए, भाषा एक माध्यम है। भाषा, आप भाषा को देखें तो क्या है, भाषा कुछ संकेत का व्यवस्था है ना, कुछ कोड है जिसको कि हमने, अगर हम डिकोड कर पाते हैं तो हम लैंग्वेज समझते हैं, अगर आप डिकोड नहीं कर पाते हैं तो आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग भाषा के कोड हैं। अब इसमें विवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग उनकी व्यवस्थाएं भाषा की है, कोड है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी भाषाएं रहती हैं, बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं। तो प्रयास यह है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, भारत के सामाजिक संस्कृति की भाषा बन सके, है ना, सभी लोग उस भाषा को जाने। यह प्रयास रहा। हमारे संविधान का प्रावधान भी है, आर्टिकल 343 से 351 तक, 350 तक इसकी बात की गई है। अब कुछ राज्यों में इसको लेकर के अपने उनके दूसरे लॉजिक हैं, तो इसको हमको ज्यादा मिल करके बात करके सुलझाना चाहिए, न कि
राजनीतिक दसल करके सुलझाने की आवश्यकता है। और भाषाओं का विकास या हिंदी का विकास जितना कि सरकारी प्रयासों से हुआ, उससे ज्यादा आप देखें कि फिल्म, मीडिया, बाकी जगहों से हुआ। तो हमको अगर उन प्रदेशों में भी हिंदी को कन्विंस करना है तो कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि वो कन्विंस हो सके। और अगर कोई दक्षिण भारतीय राज्य हिंदी सीखे तो हम उत्तर भारत के लोग भी क्यों ना कोई दक्षिण भारत का भाषा सीखे, है ना। तो अगर इस तरह की व्यवस्था बने कि हम तमिल भी सीख सकें, कोई मलयालम सीख रहा हो, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम भारत की जो भाषा हिंदी है उसको एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा जो बन चुकी है उसको और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन विवाद करने से, थोपने से ये विवाद बढ़ता जाएगा और इससे कुछ आगे हासिल नहीं होगा। जी। जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट जो है ये कितना हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को भविष्य में, और क्या क्या इससे और भी रोजगार में लगते हैं? देखिए, एजुकेशन अगर हम देखें कि एजुकेशन के ब्रांचेस दो तरीके से एजुकेशन है। एक है पेडागोजी, यानी जिसको बोलते हैं टीचर एजुकेशन जी, और दूसरा है एजुकेशन का फाउंडेशन कोर्स। तो टीचर एजुकेशन के बाद आपके पास वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं, आप प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में टीचर बन सकते हैं, आप डाइट में टीचर बन सकते हैं, आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप एजुकेशनल पॉलिसी मेकर बन सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आप विद्यालय खोल सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं टीचर एजुकेशन में। अब दूसरा है जो एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप वहां भी आप पीजीटी एजुकेशन बन सकते हैं। देन आप बीए में यानी हायर एजुकेशन में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में टीचर बन सकते हैं। वहां भी आप अगर स्पेशलाइज कोर्सेज किए हुए हैं लाइक गाइडेंस काउंसलिंग में, तो आप काउंसलर बन सकते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। आप स्कूल ओपनिंग के प्रोसेस को जानते हैं, स्कूल ओपनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो बाकी ग्रेजुएट बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जिन परीक्षाओं में एलिजिबल हैं, एजुकेशन के बच्चे भी वहाँ एलिजिबल हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरी रोजगार की दुनिया उनके लिए भी ओपन है। तो जैसे हम आज देखते हैं कि जो भी पढ़ते हैं बच्चे, ज्यादातर उनके मन में होता है यूपीएससी करने का। कभी आपके मन में आया यूपीएससी करने, या फिर आपने कभी ट्राई किया यूपीएससी के लिए? जो मेरी एकेडमिक जर्नी थी वो कंटिन्यूअस थी। मैंने लगातार ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, फिर एमएड, उसमें कोई गैप नहीं था। और मेरा फोकस था कि मैं टीचर बनूं, कि मेरे पेरेंट्स टीचर थे और मेरे दोनों भाई जो है वो टीचर नहीं बनने की प्रक्रिया में थे, वो अलग अलग फील्ड में। तो मेरा एक था कि टीचर बनाओ, पेरेंट्स का भी एक था कि आप टीचर बनाओ। तो मैंने टीचिंग लाइन पर फोकस ज्यादा किया। हाँ, मैंने इस बीच कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए। लाइक मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का जो सीटीएफ का पोस्ट होता है, उसके लिए मैंने एस्पायर किया था और मैंने वहां पे इंटरव्यू तक मैं गया था। फाइनली मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मैं उस वक्त पीएचडी कर रहा था, फिर मैंने उधर की तरफ नहीं देखा। पीसीएस में मैंने एक बार मेंस दिया था जी, और फिर जब मैं मेंस दिया उसके बाद ही मेरा अपॉइंटमेंट अरुणाचल में हो गया। शिक्षा क्षेत्र में आपका सबसे प्रेरणादायक अनुभव कौन सा रहा? देखिए, प्रेरणादायक अनुभव तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जब कोई विद्यार्थी, लाइक मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने पीएचडी सबमिट किया तो उसने कहा कि सर मैं आपकी वजह से पीएचडी मैं पूरा कर पाई जी, क्योंकि आपने सपोर्ट किया। या ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो कहते हैं सर आपकी वजह से मैंने इस विषय में कंटिन्यू किया, या मुझे इस नौकरी में हेल्प मिलने में, या नेट निकालने में, या जेआरएफ निकालने में मदद मिला। तो ये बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं और ज्यादा काम करने के लिए जी। सर, अगर आप एक शब्द में बताएं, एक शिक्षक क्या? शिक्षक सुविधा प्रदान करने वाला है जो बहुत जगहों पर हेल्प करता है जी। सर, सफलता क्या है? सफलता एक यात्रा है लगातार चलने वाली, और इसमें असफलता भी जुड़ी हो सकती है। सर, प्रेरणा क्या है? प्रेरणा जो आपको और काम करने में मदद करे। सर, भविष्य क्या है? भविष्य वर्तमान का एक्सटेंशन है। आपको मूवीज देखना पसंद है?
हाँ, मूवी देखना पसंद है। कौन सी आपकी कोई फेवरेट मूवी जो आपको सबसे अच्छी लगी हो अभी तक? मुझे 3 इडियट्स मूवी बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे बच्चों को पसंद है, और क्या ऐसा उसमें क्या अच्छा लगा? उसमें वही दिखाया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जी है ना, एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। रटने से बहुत काम नहीं है उसका। रटने वाली शिक्षा बहुत लंबे टाइम तक चलेगी भी नहीं, फिर वो उसका उपयोग नहीं है, तो वो दिमाग में बोझ बन के रहेगी और फिर भूल जाएगी। अगर हम उसको करके सीखेंगे तो वो लंबे टाइम तक रहेगी भी, और उसका फिर उपयोग भी आगे हो सकता है। जी जी। सर कोई बुक वगैरह आप पढ़ते हैं, नॉवेल्स? बुक्स पढ़ते हैं। फेवरेट बुक आपकी कौन सी है? अब जैसे एक किताब है गुनाहों का रेवला, हाँ, नॉवेल है ना, धर्मवीर भारत। हाँ, धर्मवीर भारत, वो मुझे बड़ी पसंद आई। जी। बाकी तो बहुत सारे, अब उसमें लिस्ट बनाना सबसे पसंद कौन है, बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन मुझे गुनाहों का रेवला मुझे अच्छा लगा। सर कुछ आप बच्चों को संदेश देना चाहें जो एजुकेशन के विद्यार्थी हैं या फिर जो भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं? संदेश यही है कि पढ़ते रहो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर अब तक शुरू नहीं किया है, अब शुरू कर दो। जिस दिशा में आपको जाना है आप टारगेट करो, लेकिन आप मेहनत करो। और एक चीज और विद्यार्थियों के लिए कि आप फर्स्ट ईयर में आने के बाद पहले ही यूपीएससी का ख्वाब देख करके और बाकी सब छोड़ करके या दूसरी नौकरी ख्वाब देख करके आप क्लास नहीं आते हो, ये ठीक नहीं है। आप, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में है, इस यूनिवर्सिटी के माहौल का आपको आनंद लेना चाहिए। जो दोस्त है आप दोस्त बनाइए, बड़ी जरूरी चीज है दोस्त बनाना। आज के टाइम में दोस्त बनाना बड़ी जरूरी चीज है। आपको एक दूसरे के साथ मिल के रहना, कन्विंस होना, ये बड़ी जरूरी चीज है। तो इन सब चीजों का भी आप लाभ उठाएं इस विद्यालय में आकर के, क्योंकि ये मौके दोबारा जिंदगी में नहीं मिलने वाली है। और जिस विश्वविद्यालय में आप आए हैं वो एक गौरवशाली विश्वविद्यालय रहा है, तो आप भविष्य में जब याद करें तो आपको वो दिन याद आए, सिर्फ विश्वविद्यालय की दीवारें और विद्यालय की मीनारें न याद आए, बल्कि आपको दोस्त भी याद आए, कुछ एक्टिविटीज भी याद आए। इसका भी ध्यान रखें। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। और ये थे डॉक्टर विवेक सर हमारे साथ। और आप जब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, एजुकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप सर से मिल सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जब एडमिशन लेंगे तो सर से आप मिल सकते हैं अगर आप एजुकेशन के हैं, या फिर अगर आप वैसे ही मिलना चाहते हैं बिल्कुल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके सर से मिल सकते हैं। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत